गुड मॉर्निंग। देखो, कोरोना की सेकेंड जो वेव है बहुत खतरनाक है, अतः हमें उससे सुरक्षित रहने के लिए अपने को घर में रह के स्टडी करनी है। ठीक है, आज हम आपको एमएससी प्रीवियस के अंदर जो टैक्सोनॉमी और आपके पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर आपका एक टॉपिक है आइसोलेशन। और इसमें जो इंपॉर्टेंट जो आइसोलेशन दे रखा है वो दे रखा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात करेंगे, जननिक पृथक्करण। ठीक है, आइसोलेशन इज द सेग्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज इनटू स्मॉलर यूनिट्स और सेक्शन ऑफ सेग्रेशन, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल्स of different species by certain mechanism to prevent interbreeding, यानी ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर टू इंडिविजुअल्स के बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोलेशन। ठीक है ना, यानी ऐसी दैट प्रिवेंट जीन एक्सचेंज, ऐसी मैकेनिज्म जो जीन एक्सचेंज को प्रिवेंट करती है। किसको प्रिवेंट करती है? जीन एक्सचेंज को प्रिवेंट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोलेशन। ठीक है ना, डॉब्जेंस की जो साइंटिस्ट था उसने क्या कहा, जो आइसोलेशन होता है, आइसोलेशन को देखो, आइसोलेशन का फिर वापस बता रहा हूं, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर दो जीव कंप्लीटली आइसोलेट रहे, पृथक पृथक रहे, उन दोनों जीवों के बीच में किसी भी प्रकार की इंटरब्रीडिंग नहीं हो, दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई जनन क्रिया नहीं हो, टू इंडिविजुअल्स के बीच में। अभी मैंने आपको एक शब्द बताया है, isolation is the segregation of the population of a species into a smaller units or section of segregation of the individuals of different species। अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच में सेग्रेशन ही, पृथक्करण ही, ठीक है ना, यही आइसोलेशन है। ठीक है ना, किसी भी पॉपुलेशन की जो स्मॉल जो ग्रुप है, स्पीसीज के जो सदस्य हैं, उनके बीच में अगर आइसोलेशन है, उनके बीच में सेग्रीगेशन है, पृथक्करण है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोलेशन। अब डॉब्जेंस की जो साइंटिस्ट था उसने आइसोलेशन को 2 क्लास में डिवाइड किया, 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक था ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है, एक है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब यह है कि अगर दो सदस्यों के बीच में, अगर दोनों दो सदस्य, जैसे मान लो ये पॉपुलेशन है, अगर इस पॉपुलेशन के सदस्यों के बीच में कोई भी ज्योग्राफिकल बैरियर उत्पन्न हो जाए, मान लो बीच में से नदी आ गई, तो इधर के सदस्य इधर के सदस्यों से मिल नहीं सकते, क्योंकि नदी, पहाड़, समुद्र, ये सब क्या होते हैं? ज्योग्राफिकल बैरियर्स कहलाते हैं, जो जीवों को एक दूसरे से नेचुरल कंडीशन में मिलने से रोकते हैं। ठीक है ना। दूसरा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। डॉब्जेंस्की ने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को कई भागों में बांटा। इसमें जो है, पहला है इकोलॉजिकल, दूसरा है सीजनल। देखो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब है कि दो सदस्य
अगर उनके बीच में किसी भी ज्योग्राफी का कोई यानी ज्योग्राफिकल बैरियर प्रेजेंट नहीं है तो भी वो दो स्पीसीज अलग अलग जातियों के सदस्य एक दूसरे से रिप्रोडक्शन क्रिया नहीं कर सकते। उसके कई कारण हैं। इकोलॉजिकल, एक क्या है इकोलॉजिकल, दूसरा क्या है सीजनल। देखो प्रत्येक जीव का निवास स्थान अलग अलग होता है, उसकी इकोलॉजी अलग अलग होती है, अतः दो अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। फिर आता है सीजनल। कोई सदस्य मान लो एक जाति का एक ये जगह है, इसमें ये ए सदस्य जो है वो रिप्रोडक्शन करता है जुलाई में, और इसमें बी जो सदस्य है वो रिप्रोडक्शन करता है नवंबर में। तो जुलाई और नवंबर दोनों एक साथ नहीं आ सकते, अतः इसे क्या बोलते हैं सीजनल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सीजन के कारण हो रहा है ना, ठीक है। इसी तरह से सेक्सुअली आइसोलेशन, लैंगिक रूप से पृथक है वो। एक होता है इथोलॉजिकली, इथोलॉजिकली आइसोलेशन, जिसको हम साइकोलॉजिकल आइसोलेशन भी बोल सकते हैं। देखो इथोलॉजी में व्यवहार को पढ़ते हैं, व्यवहार विज्ञान आते हैं, इसमें किसी भी जीव के व्यवहार को हम स्टडी करते हैं, और प्रत्येक जाति के सदस्य अपनी ही जाति के सदस्यों से रिप्रोडक्शन करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं। जैसे हम कोर्ट्स बिहेवियर की बात करें, कोर्ट से बिहेवियर में क्या होता है, एक विशिष्ट जाति का सदस्य अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों को रिप्रोडक्शन के लिए उनको रिझाता है, उनको अट्रैक्ट करता है, उसे बोलते हैं कोर्टशिप बिहेवियर। तो दो जातियों का जो कोर्टशिप बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है, अतः हम कह सकते हैं कि दो जातियों के सदस्यों के बीच में आइसोलेशन होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। किसके कारण हो सकता है, इथोलॉजिकल रीजंस है यहाँ पे, ठीक है। और इथोलॉजिकल रीजंस के अंदर हम क्या इंक्लूड करेंगे, इथोलॉजिकल रीजंस में हम पढ़ेंगे कि जो कोर्टशिप बिहेवियर है, व्यवहार, क्योंकि प्रत्येक सदस्य रिप्रोडक्शन करने के लिए अपने ही जाति के अन्य सदस्यों से कुछ स्पेशल टाइप का व्यवहार प्रदर्शित करता है, जिसके कारण वो अपनी ही जाति के सदस्य के साथ में मेटिंग क्रिया कर सकता है। इसे क्या बोलते हैं, इथोलॉजिकल आइसोलेशन। फिर आती है बात मेयर की। मेयर और स्टेबिन्स, डॉब्जंस्की की बात थी। मेयर और स्टेबिन्स दो साइंटिस्ट हैं, ये दो सदस्य हैं, ये दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया कि आइसोलेशन को, रिप्रोडक्टिव जो आइसोलेशन था, इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक था प्री मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म, इसे क्या बोल सकते हैं, प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। और प्री मेटिंग को हम और क्या बोल सकते हैं, पोस्ट, यानी सॉरी इसका एक टाइप और बता सकते हैं इसको हम, प्री मेटिंग को हम प्री जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। यानी देखो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में प्री मेटिंग, अर्थात अगर दो सदस्यों के बीच में अगर मेटिंग क्रिया हो ही नहीं, अगर
दो सदस्यों के बीच में अगर मेटिंग क्रिया ही नहीं हो, अगर जायगोट का फॉर्मेशन ही नहीं हो, भाई मेटिंग क्रिया नहीं होगी तो जायगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अगर दो सदस्यों के बीच में कपल फॉर्मेशन नहीं हो और मेटिंग क्रिया नहीं हो तो उसे क्या बोलते हैं, प्री मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म। अब इसके कई कारण हैं, जैसे हम एक बात करते हैं फर्स्ट, पोटेंशियल मेट्स। पोटेंशियल मेट्स डू नॉट मीट, अर्थात जो मेटिंग करने वाले जो सदस्य होते हैं अगर वो एक दूसरे से मिले ही नहीं, एक दूसरे के पास में ही नहीं आएंगे तो क्या उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके कई कारण हैं, जैसे हम फर्स्ट है जियोग्राफिक आइसोलेशन। अगर दो सदस्यों के बीच के अंदर किसी भी ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण उनका मिलन नहीं होगा तो उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल मेट्स डू नॉट मीट। एक है इकोलॉजिकल आइसोलेशन। अगर दो सदस्यों का निवास स्थान ही अलग अलग होगा, एक पानी में रहता है, एक थल में रहता है और एक पेड़ वृक्ष पर रहता है, तो इन तीनों का मिलन कभी नहीं हो सकता। अतः वो रिप्रोडक्टिवली क्या रहेंगे, आइसोलेट रहेंगे। एक होता है सीजनल, कभी भी दो सीजन अलग अलग सीजन में रिप्रोडक्शन करने वाले सदस्यों के बीच में कौन सा माइग्रेशन रहेगा, सीजनल माइग्रेशन। वो कभी भी एक दूसरे के पास में मेटिंग क्रिया के लिए नहीं आएंगे, ठीक है ना। दूसरा आता है आपके बी, प्री मेटिंग। पोटेंशियल मेट्स मीट but do not copulate, यानी जो रिप्रोडक्शन करने वाले जो सदस्य हैं वो एक दूसरे से मिले तो सही लेकिन वो एक दूसरे में कपल का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। यानी दो अलग अलग जाति हैं, एक ये जाति है और एक ये जाति है, ये एक दूसरे के पास में तो आ गए लेकिन ये दोनों सदस्य कपल का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे। इसका रीजन क्या है? इसका मुख्य रीजन ये है कि दोनों जातियों के जो रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर होता है वो दोनों का अलग अलग होता है और वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक जाति अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों से रिप्रोडक्शन करने के लिए एक स्पेशल टाइप का बिहेवियर करती है जिसे हम कोर्टशिप बिहेवियर कहते हैं और इनके बीच में कोर्टशिप बिहेवियर नहीं होगा। अतः दोनों पास पास में होते हुए भी इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तीसरा सी, ठीक है। तीसरा देखिए कॉपुलेशन अटेम्प्ट, बट copulation attempt but transfer of sperm does not take place। इसका अर्थ देखिए क्या है, यानी दो अलग अलग जाति के सदस्यों के बीच में मान लो पास पास में आ गए, जोड़ा बन गया, ठीक है, कपल का फॉर्मेशन हो गया,
लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों सदस्य एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हैं, क्योंकि वहां पर स्पर्म का जो ट्रांसफर जिस प्रॉपर जगह पर होना चाहिए उस प्रॉपर जगह पर स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो पाता। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? मैकेनिकल आइसोलेशन बोलते हैं इसको, यानी एक तो मैकेनिकल है और एक है फिजियोलॉजिकल। यानी दो अलग अलग जाति के जिस सदस्यों के बीच में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उनकी साइज अलग अलग होती है, जिसे मैकेनिकल आइसोलेशन बोलते हैं। अतः स्पर्म जिस जगह पर ट्रांसफर होने चाहिए वहां पर ट्रांसफर नहीं हो पाते। दूसरी चीज है फिजियोलॉजिकल। कपल का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन रिप्रोडक्शन होने के लिए मेटिंग क्रिया होना जरूरी है, और मेटिंग क्रिया कब होती है? जब फिजियोलॉजिकल हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का सिक्रेशन प्रॉपर तरीके से हो, तभी ही उसमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। अतः यहां पर कौन सा आइसोलेशन हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये तो कौन सा हो गया? प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। इसके 4 मैंने रीजन बताए हैं कि पोटेंशियल मेट्स के लिए पहली बात तो दो सदस्य अलग अलग जातियों के सदस्य मिल ही नहीं पाएंगे, जिसके मैंने कारण बता दिए। एक अगर मिल गए तो उनमें कपल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तीसरा कारण हो सकता है अगर मान लो किसी कारणों से मिल भी गए, कपल फॉर्मेशन हो भी गया, तो वहां पर प्रॉपर जगह पर स्पर्म का ट्रांसफर नहीं होगा। इसके 2 रीजन है, मैकेनिकल है, फिजियोलॉजिकल है। अब पढ़ेंगे पोस्ट मेटिंग या पोस्ट जाइगोटिक। दूसरा ये तो था प्री मेटिंग, यानी जाइगोट के फॉर्मेशन से पहले ही। अब दूसरा जो टाइप है वो है पोस्ट मेटिंग, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। पोस्ट जाइगोटिंग की बात करें, यानी दो सदस्यों के बीच में, दो अलग अलग जाति के सदस्यों के बीच में रिप्रोडक्शन की क्रिया यानी कपल फॉर्मेशन हो गया, मेटिंग क्रिया हो भी गई, ठीक है ना, लेकिन मेटिंग क्रिया होने के बावजूद भी इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन प्रेजेंट होता है। उसका रीजन देखिए। पहला रीजन है स्पर्म ट्रांसफर्ड, बट eggs are not fertilized। अगर स्पर्म ओवम के पास में चले भी गए तो स्पर्म दो जाति के सदस्य, दूसरी जाति का सदस्य, एक जाति का सदस्य अपनी जाति के अंडे को निषेचित कर सकता है। अगर दूसरी जाति के अंडे के पास में जाएगा तो वो इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। पहले तो ये हो गया। एक हो गया गैमेट मोटिलिटी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है गैमेट मोटिलिटी, यानी स्पर्म मान लो यूट्रस में छोड़ दिया गया। अब जरूर नहीं कि दूसरी जाति के सदस्य के यूट्रस में छोड़ा गया है तो उस जाति के यूट्रस में कुछ ऐसे केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो स्पर्म को क्या कर देते हैं? वो किल कर देते हैं। अतः स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। दूसरा, एग इज फर्टिलाइज्ड, egg is fertilized, ठीक है, egg is fertilized but zygote is but unviable।
यानी जायगोट मोटिलिटी, यानी स्पर्म और ओवम दोनों मिलकर 2 जायगोट बनाएंगे। अब अगर इससे एम्ब्रियो बनना है तो इसमें क्या होना चाहिए, क्लीवेज, और क्लीवेज होने से पहले ही जायगोट की मृत्यु हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली 2 सदस्यों के बीच में रिप्रोडक्शन पूरा नहीं होगा। ठीक है ना। तो अगर 2 अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच में अगर मेटिंग क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, तो उनके अंदर जो जायगोट बनता है वो कभी भी क्लीवेज की क्रिया में भाग नहीं लेगा। ठीक है। तीसरा रीजन, जायगोट प्रोड्यूस F1 हाइब्रिड। F1 hybrid to reduce viability, यानी जायगोट मेटिंग क्रिया हुई और मेटिंग क्रिया होने के बाद में देखो जायगोट मान लो 2 अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच में मेटिंग क्रिया हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट का निर्माण हुआ, जायगोट में क्लीवेज हुआ, ब्लास्टुला हुआ, गैस्ट्रुला लेसन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ, सारी घटनाएं घटित होने के बाद में F1 हाइब्रिड हुआ, बच्चा जन्म लिया और बच्चे में जन्म लेते ही उसके अंदर जीवन जीने की शक्ति कमजोर है, वो तुरंत मृत्यु हो गई, तो हम इसे पूरा रिप्रोडक्शन नहीं मानेंगे। एक है चौथा कि अगर मान लो कि बच्चा जीवन जीने के लिए सक्षम है, लेकिन बच्चा जो उत्पन्न हुआ है, जो चाइल्ड उत्पन्न हुआ है, उस चाइल्ड में माता पिता के समान अगर रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं है, खुद वो स्टाइल है, तो हम भी इसे भी हम कंप्लीट रिप्रोडक्शन नहीं मानेंगे। अतः अगर बाई चांस 2 सदस्यों के बीच में रिप्रोडक्शन होता है, संतति उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न संतति माता पिता के समान जनन योग्य नहीं है, स्ट्राइल है, तो उसे भी हम क्या मानेंगे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ये अपना आइसोलेशन मैकेनिज्म कंप्लीट हो चुका है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, जय हिंद।